गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग तीनों चीजों को एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज टाइम बहुत कम है। ठीक है, और हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमको रिवीजन भी करना है, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। सो हम लोग है ना, इसको सब कुछ को साथ में ही करने वाले हैं। सो हाउ इट्स पॉसिबल? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यू जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तो मैंने डाउनलोड किया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन वाइज उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो सभी करवा रहे हैं। सुनो, ठीक है, सेक्शन वाइज उसको सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए सेक्शन वाइज अगर कोई सा क्वेश्चन आता, ठीक है, पीवाईक्यू के हो रहा है। अब क्वेश्चन आ गया जैसे अनुवांशिक रोग के बारे में आ गया कि इसमें से निम्न में से अनुवांशिक रोग कौन सा है। ठीक है, तो हम उस अनुवांशिक रोग को, पूरे अनुवांशिक रोगों का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर पढ़ लिया हो तो उसका रिवीजन होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग हर उसमें रिपीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक चीज को, एक ही टेबल को मैं मैक्सिमम, आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी होंगी तो मैं टेबुलर फॉर्म में ही पढ़ाती हूँ। मेरा ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको पोथी में पढ़ाऊं कि ये मतलब टू द पॉइंट जो नोट्स रहेंगे उसको हम बार 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 रिपीट करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन उसी से में से उठ के आएगा ना। क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, क्वेश्चन आ गया इसमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते रहेंगे, रिपीट रहेंगे, बस उसका फॉर्मेट चेंज रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा पीवाईक्यू तो हो ही रहा है। ठीक है, सेक्शन वाइज हो रहा है, तो मतलब सिलेबस आपको समझ में आ रहा है ना। और क्या होगा, रिवीजन होगा। एक ही टेबल को बार बार पढ़ेंगे तो हमारा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको वीडियो के पहले इसलिए बता रही हूँ, आप क्योंकि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे पढ़ना है हमको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एस आई टोल्ड यू कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल और उसकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको दिख रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। 25 मार्च का है, डे फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोगी, ये तो आपको पता ही होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अनुवांशिक रोगी में आपको बताओ ना, अनुवांशिक रोगी में मेनली दो टाइप के अनुवांशिक डिसऑर्डर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्या होता है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ना, उसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन, ध्यान से सुनना है ना, एक सिंगल जीन जब अफेक्ट होता है ना, तो उसमें होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, और जब क्या होता है, पूरे क्रोमोजोम इफेक्ट होता है, पूरा क्रोमोजोम में ही जीन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोजोम का एक जीन अफेक्ट होगा तो उसको में होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, वो पूरा क्रोमोजोम इफेक्ट होता है, इसमें उसका एक पूरा क्रोमोजोम डिलीट हो जाए, है ना, ऐड हो जाए या माइनस हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, या उसमें कोई चेंजेस हो जाए, होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए मैं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि उससे आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना जाओ। ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि इसी में इंग्लिश लिख लिया हो, है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश आप ध्यान रखिए। तो कौन कौन सी, मेंडेलियन हो जाएगी और एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, अब आप मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने बोला, एक ही जीन को अफेक्ट करने वाली, एक ही जीन को। ठीक है, अब हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया एक्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, हीमोफीलिया किसी को अफेक्ट करती है? एक्स को अफेक्ट करती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो रक्त, अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद रक्त जो होता है वो, उसका जमाव नहीं हो पाता है। ठीक है, वो रक्त कंटिन्यू बहने लगता है। ठीक है, दूसरी मैं आपको बताऊँ, वर्णांधता जिसको बोलते हैं। ठीक है, वर्णांधता जिसको बोलते हैं, वर्णांधता, वर्ण मतलब रंग, अंधता मतलब अंधा होना। तो इसमें हरे और लाल में क्या होता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं वर्णांधता। ठीक है, और ये भी क्या है, एक्स क्रोमोजोमल, मेंडेलियन डिसऑर्डर ही आएगा, ये भी एक्स क्रोमोजोम पे होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको बताऊं, बहुत सारे अनुवांशिक डिसीज़ के नाम बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लो। आप चाहें तो कॉपी लेके बैठ सकते हैं आपकी। ठीक है, अब कॉपी में आप अपने लिखिए, अनुवांशिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया लिख लीजिए, वर्णांधता लिख लीजिए। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है बेटा, मतलब जो 12वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल जो होती है उसकी क्या होती है, राउंड शेप की होती है, पर सिक्कल सेल में वो, सिक्कल मतलब होती है दराती जैसी हो जाती है। ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, और सिक्कल सेल में 11वें जो क्रोमोसोम है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो वो इससे होता है। ठीक है, हंटिंगटन रोग हो जाएगा, वो भी आ जाएगा इसमें, हंटिंगटन रोग। ठीक है,
इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे याद करवाने वाली हूँ, ध्यान रखना। ठीक, पहला है हम डाउन सिंड्रोम, तो याद रखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब 21st ट्राइसोमी, 21st ट्राइसोमी बोलते हैं डाउन सिंड्रोम को। कैसे याद रहेगा, 2 से छोटा कौन है, एक डाउन कौन है, 2 से 1 कम है ना, तो डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है, देखो एक्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब ये एक्स ना बनते हुए क्या बन रहा है, टी बन रहा है, तो यहीं बस टी बन रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम होना महिलाओं में होता है, और महिलाओं का क्या होता है, डबल एक्स होता है। तो इसमें डबल एक्स ना होते हुए क्या होता है, एक्स ओ होता है, एक्स ओ होता है। और ऑब्वियस सी बात है, एक एक्स नहीं है मतलब महिला कैसे, महिलाओं के मतलब कम परिपक्व होंगे, सेकेंडरी जो होती हैं वो मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ऐसी महिला होती है, स्ट्राइल होती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। इसी के विपरीत होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनी, अब देखो इसमें एक्स पूरा पूरा बन रहा है, चारों दिशाएं आ गई ना इसमें एक्स की क्लीनीफेल्टर में, ये देखो। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष का एक्स वाई होता है, तो पुरुष में एक और एक्स आ जाता है, पुरुष में एक और एक्स आ जाता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में। तो इसमें क्या होता है, पुरुष में महिलाओं के जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, पुरुषों की दाढ़ी वगैरह नहीं आती है, वो भी स्टेराइल होते हैं। ठीक है, वो भी जो बच्चे को जन्म देने के मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सब अनुवांशिक ही है। ठीक है, एक और आपको मैं बताऊं, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ किसको बताऊं, तेरी वाली को पटाऊ, तो ये 13वां क्रोमोसोम जो है वो इसमें आता है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ए से एडवर्ड और ए से 18 या फिर 8 से 8। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जो क्रोमोसोम होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक होता है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम होता है, उसका नाम है फ्रेजाइल या फ्रेगाइल जो भी बोलो आप, एक्स सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसको बस इतना ध्यान रखना कि जो FMR जीन होता है, FMR जीन जो होता है वो इफेक्ट होता है, FMR जीन इफेक्ट होता है। तो फ्रेगाइल एक्स से याद करना, जैसे फ्रैक्शन होन नहीं रहते हैं, फ्रैक्शन होन काय में आते हैं, मैथ्स में आते हैं। तो फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में बच्चे को क्या होता है, गणितीय कैलकुलेशन जो होता है उसमें दिक्कत जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैंने बताया दैट ऑल आर अनुवांशिक रोग। ठीक, कितने हैं, सभी अनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अपना हीमोफीलिया आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एड्स इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो एड्स किससे रिलेटेड है, तो एड्स आप सोचो कि एड्स किससे संबंधित होता है, बैक्टीरिया से, बीमारी से, अनुवांशिक रोग से, किसी से नहीं। अब बताओ, बैक्टीरिया से तो नहीं होता, क्योंकि एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है। किससे होता है, HIV वायरस से। ठीक है, अच्छा एड्स HIV वायरस से होता है, और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, एलिसा टेस्ट लगाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। जेनेटिक डिसीज़ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस तो नहीं। तो हाँ, हम इसमें बोल सकते हैं एड्स एक बीमारी है, वो भी कैसी बीमारी है, महामारी नहीं बोल सकते, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिफ्टेड चिल्ड्रन IQ कितना होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ, प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी का देख लेंगे। प्रतिभाशाली का मैं आपको बताऊँ 140 होता है। ठीक है, अब सभी के IQ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर नॉर्मल बालक की बात करें तो इनका IQ होता है 90 से 110। किसा होता है, 90 से 110। ठीक है, प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं हम लोग, गिफ्टेड चाइल्ड की हमको लेते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है उसकी कितनी होती है, गिफ्टेड की होती है 140 से ऊपर। ठीक है, 140 से ऊपर। कभी कभी यहाँ पे 120 भी आ जाता है, पर 140 आया है तो 140 ही आपको लगाना है। ठीक है, धीमी गति से अधिगम, पिछड़े बालक की बात करें, किसे, पिछड़े बालक, तो पिछड़े मतलब थोड़े पीछे हैं वो, है ना, कैसे हैं, थोड़े पीछे हैं। तो नॉर्मल से थोड़ा पीछे कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा, 70 से 85। 70 से 85 जो है वो पिछड़े हुए बालक। ठीक है, 70 से 85, एक मिनट है ना, टेबल ही मुझे बना देनी थी आप लोगों को। देखो सामान्य की कितनी है, 90 से 110, ये लिख लीजिए आप, सामान्य की 90 से 110। ठीक है, सामान्य के बाद कौन आ जाएगा अपना, पिछड़ा हुआ बालक, तो इसकी लिखना 80 से 90। पिछड़ा हुआ है वो, उसको पढ़ाएंगे तो उसको बन जाएगा, वह स्कूल नहीं आता इसलिए पिछड़ गया है, तो 80 से 90 उस बालक की रहेगी। धीमी गति से अध्ययन करने वाले की रहेगी 70 से 85 या 70 से 80 भी हो सकती है, वो धीमी गति से अध्ययन करता है। ठीक है, मूर्ख बालक की होगी 50 से 70, 50 से 70 होगी मूर्ख बालक की। ठीक है, मूढ़
मूढ़ बालक मतलब ये वो बालक है जिसको कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। मूढ़ बालक को, मूढ़ बालक जिसको कक्षा में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन हाँ उसको प्रशिक्षण देके कि हाँ उसको कपड़े पहनना सिखा सकते हैं, खाना खाना सिखा सकते हैं, वॉशरूम जाना सिखा सकते हैं। तो मूढ़ बालक की होती है 25 से 50 तक का IQ, 25 से 50 तक का IQ, ठीक है। और एक और होता है हमारा जड़ बालक। जड़ बालक जो होता है उसकी तो IQ 25 से कम होती है, ठीक है। तो ये बच्चा पूरा डिपेंड रहता है अपने अभिभावक या जो भी इसके संरक्षण करता हो तो उस पर पूरे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है जो सामान्य है उसको तो बिल्कुल रट ही लो, 90 से 110, 90 से 110, ठीक है। और जो सबसे कम है वो कौन है? जड़ है, और जड़ का कितना है? 25 से कम, ठीक। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई है इसकी? 7 अप्रैल को हुई है। कब हुई है? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो भी कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कौन किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? ठीक है। किंडरगार्टन में क्या होता है? बच्चों को खिलाते हैं ना, तो उसमें क्या करोगे? गिफ्ट, मात्र, खेल, गीत, तो सभी जो है इसकी सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, जब कोई बच्चा सृजनशील है तो उसमें क्या विशेषता होती है? वो प्रोसेस करता है, प्रक्रिया होता है, लक्ष्य होता है, सृजन होता है, तो सभी उसमें क्रियाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना इसको बिल्कुल भूलना नहीं है अपने को। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा तो अपने को आंसर पता होगा तभी अपन इसको सही करेंगे। अति क्रियाशील तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बच्चे में होती है ना। तो बहुत ज़्यादा जैसे देखा जाए तो जो अस्त व्यस्त होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो अधिगम निरोगी बच्चे होते हैं। कौन से होते हैं? अधिगम निरोगी बच्चे होते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें कोई अपन दूसरी चीज़ नहीं करेंगे ताकि आप इधर उधर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। बहुत ज़्यादा क्रियाशील और बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अति क्रियाशील और अस्त व्यस्तता से होते हैं, वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, अधिगम जो निरोगी होते हैं, ठीक है। अब अधिगम में भी अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया, लिखने में ग्राफ है ना, लिखने में। अगर बच्चे को पढ़ने लिखने दोनों में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने दोनों में प्रॉब्लम है। डिसकैल्कुलिया मतलब बच्चे को गणित में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये अधिगम निरोगी के कुछ प्रकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हु गेव इनसाइट थ्योरी। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो सूझ मतलब हल है ना, सूझ मतलब हल। तो ये देखो कोहलर, उसके नाम में कोहलर दिख रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से और लोगों को जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लंबी हो जाए, पर देखिए मेरी मानिए अगर ऐसे पढ़ोगे ना बेटा तो कुछ भी हाथ से नहीं जाएगा। सिलेबस भी हो रहा है, PYQ भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन जो सूझ का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया है। सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर का। अब देखिए बाल विकास संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। मुख्य बिंदु उनकी देखा जाए तो इन्होंने कितनी बताई थी? एक मिनट है ना, हाँ। मुख्य बिंदु देखें तो विकास को कितने चरणों में विभाजित किया था पियाजे ने? 4 चरणों में। कितने चरणों में? 4, ठीक है। 4 में कौन कौन सा आ जाएगा? संवेदन संचालन आ जाएगा। 0 से 2 वर्ष के बच्चे, मतलब ये क्या होते हैं? अपनी इंद्रिय गति और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। हाथ पैर सूंघना करना ये सब चीज़ें उससे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा। क्या आ जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा। इसमें कल्पना और प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे में। ठोस संक्रियात्मक बच्चा, इसमें 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है जो तर्कशील सोच सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा 11 वर्ष के ऊपर का होता है जो इसकी अमूर्त सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। अगर जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ रटवाऊँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको जीन पियाजे मिल जाएगा, महिला पर्यवेक्षक की ही प्लेलिस्ट में। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और इसको याद भी करवाया है। अगर नहीं देखा हो तो यू कैन वॉच देम, पर मेरे हिसाब से आई सजेस्ट यू रट लो। इतना समय नहीं है कि इतनी वीडियोज़ तुम देखो और याद करो ना पढ़ो, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, 4 चरणों में करा है,
ठीक है। पूर्व संवेदात्मक या फिर संवेदन संचारण बोल सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है। 0 से 2 आएगा, 2 से 7 आएगा, 7 से 11 आएगा और 11 से ऊपर आएगा। तो ये इसका डेटा अपने को पता होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें वाइगोट्स्की का सिद्धांत। तो वाइगोट्स्की ने क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसको मैंने अलग लिख दिया है। वाइगोट्स्की ने क्या दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल रही यार, क्या बोल सकते हैं इसको, सोशो कल्चरल थ्योरी दी है। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोट्स्की इसके मेन है। ठीक है, प्रवर्तक। इनके मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो मुख्य बिंदु उन्होंने ZP दिया है, निकटतम विकास का क्षेत्र, और एक स्केप फोल्डिंग की अवधारणा। तो ये 2 वर्ड कहीं भी दुनिया में कहीं से भी उठ के आ जाए, उसका आंसर क्या आ जाएगा, वाइगोट्स्की। ठीक है। सामाजिक संपर्क और भाषा के सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। तो मतलब समाज में रहकर ही बच्चा सीखता है, तो समाज की बात आ जाए या भाषा सीखने की बात आ जाए तो इसमें आ जाएगा हमारा वाइगोट्स्की का नाम। ठीक है। थर्ड हमारे आ जाते हैं कोहलबर्ग। थर्ड हमारे आते हैं कोहलबर्ग। अभी हमने पढ़ा हल से याद करना हमको सूझ का सिद्धांत। ठीक है। तो कोहलबर्ग ने सूझ का सिद्धांत के साथ साथ क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है। ये देखिए इनका पूरा नाम ये है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है। और मुख्य बिंदु की बात करें तो नैतिक जो है विकास 3 स्तरों में होता है। नैतिक का विकास 3 स्तरों में होता है। ठीक है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्तर होता है व्यक्तिगत लाभ के आधार पर निर्णय लिया जाता है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत हम इसमें सामाजिक मानकों नियमों के आधार पर करेंगे, और उत्तर परंपरागत हम बिल्कुल आदर्श के ऊपर से करेंगे तब। ठीक है। ये पूर्व परंपरागत है, खुद का सोच के सेल्फिश। परंपरागत है समाज के नियमों में, और फिर उत्तर परंपरागत ये पूरी दुनिया के आदर्श की बात करता है। ठीक, किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। ठीक है। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की बात करें है ना, तो सिगमंड फ्राइड ने क्या सिद्धांत दिया है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। ठीक है। यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने उसको, चलो जाने दो। ठीक है। सिगमंड जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। ये ऐसा चलता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 स्तर होते हैं हमारे मस्तिष्क के, 4 बन गए। ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो वाला ये चीज़ किसने बताई है, सिगमंड फ्राइड ने बताई है। ठीक है। इन्होंने विकास के भी 5 घटक बताए हैं। ठीक है। 5 घटक में से इन्होंने बोला है कि हम हर एज में जो बच्चा होता है उसको अलग अलग चीज़ों में आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे अगर देखा जाए कि जब हम वयस्क अवस्था में आते हैं, ठीक है, वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, तो वयस्क अवस्था में हमको जो यौन क्रियाएं होती है उसमें आनंद आता है। तो वैसे अलग अलग एज में बच्चों को अलग अलग चीज़ों में आनंद आता है। इससे पहली और मौखिक कि बच्चे जब दुग्ध पान करते हैं तब उनको बहुत आनंद आता है। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत जो हार्मोन रिलीज होता है उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है उससे। तो मौखिक। ठीक है। उसके बाद गूदा, गूदा की बात करें, बच्चे नहीं बोल अपन मतलब जो माताएं होंगी उनको पता होगा कि जो बच्चे हैं 2-3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जाते हैं, वॉशरूम में बैठे ही रहते हैं क्योंकि उनको आनंद आता है उसमें। ठीक है। तो उनको गूदा से मतलब आनंद आता है। उसके बाद रहता है जनेंद्रिय आनंद आता है, फिर अवकाश आनंद आता है, और फिर जनन, मतलब अवकाश मतलब इसमें बच्चे ज़्यादा वो नहीं करते हैं, फिर जननीय जो जनन हमारे चीज़ें हैं उससे आनंद आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है। तो एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है। इसके मुख्य जो हमको याद करना, एरिक्सन ने 8 चरणों में बांटा है। कितने, 8 चरणों में बांटा है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, सीखने का सिद्धांत। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है इनका, प्रभाव का नियम इन्होंने दिया है। क्या बोला है इन्होंने, आजमाना और सीखना। ठीक है। प्रभाव का नियम, आजमाना और सीखना किसका है, थार्नडाइक का है। किसका है, थार्नडाइक का। बेंडुरा की बात करें तो बेंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला, पर्यावरण और मॉडलिंग के द्वारा सीखने की प्रक्रिया बताई है। और इनका बोबोडॉल प्रयोग, बेंडुरा का कौन सा प्रयोग, बोबोडॉल प्रयोग प्रसिद्ध है। ठीक है। स्किनर की बात करें तो स्किनर का आ जाएगा प्रबलन का सिद्धांत।
ठीक है, स्किनर ने क्या दिया, प्रबलन का सिद्धांत, कि अगर प्रबलन बोल सकते हैं, पुनर्बलन टाइप का दिया उन्होंने, कि ठीक है अगर कोई चीज़ को आपने किया और उससे आपको पड़ी मार तो उसको आप नहीं करोगे, ठीक है, कोई चीज़ आपने करी और आपको मिली शाबाशी तो आप उसको करोगे, ठीक है। तो ये स्किनर ने इसे प्रबलन का सिद्धांत दिया है। इनके मेन जो है वो क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन की इन्होंने बात करी। इसके साथ ही इन्होंने बात करी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से ऑपरेट होगा, ठीक है। मॉस्लो, तो मॉस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया, म से मॉस्लो, ठीक है, अब्राहम मॉस्लो, और म से मोटिवेशन भी याद रखना, इन्होंने मोटिवेशन का भी सिद्धांत दिया है, ठीक है। उन्होंने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया। आवश्यकता अनुक्रम में इन्होंने कितने अनुक्रम बताए हैं बेटा, 5 अनुक्रम बताए हैं, कि हम अपनी पहले आवश्यकताएं पूर्ण होगी तभी हम धीरे धीरे अन्य आवश्यकताओं पर पहुंचते हैं, ठीक है। इन्होंने 5 स्तर बताए थे। सबसे पहले हमारी भौतिक मतलब खाने पीने को तो होना कम से कम, ठीक है। सबसे पहले हम भौतिक आवश्यकता की बात करते हैं, फिर हम सुरक्षा की बात करते हैं, फिर तीसरे स्तर पे हम आते हैं सामाजिक में। समाज में जब स्थान मिलने के बाद हम बात करते हैं आत्मसम्मान की, और सबसे अंतिम सिद्धांत होता है हमारा आत्मसिद्धि का। इसमें हम 10 लोग क्या बोलेंगे, डजंट मैटर, हम देखते हैं कि हम मन से संतुष्ट हो या नहीं, ठीक है, तब फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हमको जीवन में क्या है जो है हमने प्राप्त कर लिया है, वो होती है आत्मसिद्धि। तो ये 5 स्तर बताए थे मास्लो ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेसल का परिपक्वता सिद्धांत। किसका, गेसल का परिपक्वता सिद्धांत, ठीक है। अर्नोल्ड गेसल इसके है मेन। इन्होंने विकास के मुख्य रूप से जैविक परिपक्वता और आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो विकास है वो मेनली किस पर निर्भर करता है, जैविक परिपक्वता और आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब एरिक्सन के मैं आपको 8 चरण बता देती हूँ। संघर्ष की इन्होंने बात करी थी कि जब जब विकास होता है तो अलग अलग स्तर मतलब अलग अलग एज में जो होता है हम लोग अलग अलग चीज़ों के बीचों में संघर्ष करते हैं, ठीक है। मतलब 2 ही प्रकार के संघर्ष होते हैं, एक सकारात्मक हो सकता है और एक नकारात्मक हो सकता है, ठीक है। तो इस पर एरिक्सन ने बताया था। तो अगर इनके हम देखें, ठीक है, 1 वर्ष के पहले बच्चे को विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, या तो बच्चे को आप पे ट्रस्ट हो सकता है, फिर बच्चे को आप पे ट्रस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जन्म से 1 वर्ष तक का है, ठीक है। उसका स्वायत्तता बनाम संदेह, 1 से 3 वर्ष के बच्चे में बच्चा आत्मनिर्भर बनना सीखता है या फिर वो नहीं सीखता है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। थर्ड जाएगा उद्यम बनाम अपराध बोध, 6 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीखता है, ठीक है, या तो वो गिल्ट करना सीखता है, उसको कुछ नहीं आता तो उसको गिल्ट आएगा, या तो वो नवाचार करेगा, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैंने अपने वो नोट्स जो है वो अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा हमारा उद्योग बनाम हीनता, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 6 से 12 वर्ष का बच्चा नया कौशल को ज्ञान प्राप्त करता है या तो फिर वो नहीं करता है, ठीक है। 5वां प से 5 हो जाएगा, प से पहचान हो जाएगा, तो उसमें बच्चा खुद की पहचान बनाता है या फिर नहीं बनाता है, ठीक है। उसके बाद अंतर्गमता बनाम अलगाव, या तो बच्चा सबके साथ मिलजुल कर रहेगा, 20 से 40 वर्ष में समाज में रहेगा, या तो फिर उसमें अलगाव की स्थिति होगी, ठीक है। इसी बीच में उसको प्रेम भी होगा, तो ठीक है, तो वो अंतरंगता इसके अंतर्गत आता है, इंटीमेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7वां उत्पादक बनाम ठहराव। इसमें 40 से 65 के उसमें या तो वो एक्टिव होगा, ठीक है, बहुत जनरेटिव होगा, बहुत ये बिजनेस करूँ वो करूँ ये करूँ, या तो उसमें ठहराव आ जाएगा, ठीक है। और 8वां उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, तो अब उसमें क्या बचा है, या तो वो समग्र मतलब हाँ उसने सब कुछ पा लिया है, या तो उसमें निराशा रहेगी। तो 65 वर्ष या उससे अधिक के उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो उस क्वेश्चन का था, ठीक है। तो उसमें मैंने उस चीज़ को ऐड नहीं किया है क्योंकि वो कोहलबर्ग में पहले से ही आ गया था, ठीक है, सूझ का सिद्धांत, ठीक। अब हम वापस उसी पे आ जाते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया था सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है नवजात शिशु का रक्त जमने के लिए मुख्य कौन सा तत्व है। तो रक्त के लिए तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रक्त के लिए किल, कैसे रक्त कैसे पोटेशियम होता है उसे तो विटामिन के और कैसे किल रक्त, ठीक है। विटामिन ए किसके लिए, आंखों के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से होने वाली 2 बीमारियां को याद रखना, एक क्वाशियोरकर और एक मेरास्मस, ठीक है। और एनर्जी कम होती है तो क्या होती है, थकान होती है, ठीक है। और एनर्जी को किससे नापते हैं, किलो कैलोरी से नापा जाता है, ठीक है, किलो कैलोरी से, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि खुद का IQ यूज़ कर लोगे ना तो भी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो अनुकरण करके सीखना, खेल में सीखना, कहानी सुनाना, तो ऑब्वियस ही बात है सभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चाइल्ड हैव एबनॉर्मल क्वालिटीज आर कॉल्ड, असामान्य गुण वाले बालक को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। असामान्य बालक, सामान्य बालक कोई नहीं, यस हम लोग कहते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक, ठीक है। विशिष्ट बालक मैं आपको इसके पहले ही बता चुकी हूँ, विशिष्ट बालक जो सामान्य बालक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सामान्य बालक है, ठीक है। ये बालक है, इसको नॉर्मल जैसा है वो वैसे ही उसको होता है, ठीक है। बाकी कुछ एक बालक होते हैं वो क्या होते हैं, इससे एडवांस होते हैं। क्या होते हैं, इससे एडवांस होते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी याद होता है ना। क्या होता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी याद होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो ये भी विशिष्ट बालक कहलाएगा। और एक वो बालक जिसको बहुत धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से होता है, वो बालक भी क्या कहलाएगा, विशिष्ट बालक ही कहलाएगा। ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो एडवांस होते हैं, इनका IQ 140 होता है। और ये बालक सामान्य बालक है, उनका 90 से 110 के बीच में होता है। और इनका जो होता है 80 से या फिर 70 से 85 तक का इनका होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, और इनके पढ़ाने के लिए हम लोग अभी जो है मेनली सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी, समावेशी शिक्षा। किसी भी उत्तर में अगर समावेशी वर्ड आता है ना तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको दिमाग लगाइए और उत्तर समावेशी ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड अभी NEP ने जोड़ा है तो काफ़ी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का हम कहते हैं बेटा अधिगम, सीखना, ठीक है। शिक्षा का मेन मोटो ही है, शिक्षा हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको अधिगम करना चाहिए, नहीं ना, सीखना चाहिए हमको, तभी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समाजीकरण के बाधक तत्व कौन से हैं, ठीक है। माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन, तो उपरोक्त सभी। समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि बाधक कौन बाधा पहुंचा रहा है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ लो थोड़ा सा। व्हाट इज़ द इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, आया समझ में, इफेक्टिव फैक्टर तो सभी आएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास देखिए, विकास पहली बात तो मैं चीज़ बता दूँ, विकास और वृद्धि में डिफरेंस होता है। विकास और वृद्धि में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो विकास जो होता है वो मानसिक रूप से होता है, विकास कैसे होता है, मानसिक रूप से होता है। जबकि जो वृद्धि है, वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से होती है। वृद्धि की बात करें तो जैसे हमारा वज़न हो गया, वेट हो गया, हमारे लंबाई हो गई है, ठीक है, लेंथ हो गई, वेट हो गया, वृत्त हो गया, तो ये सब क्या होती है, वृद्धि कहलाती है। जबकि विकास क्या होता है, विकास मतलब किस चीज़ों का हमने सीखा, कितनी चीज़ों का हमने अपनाया, कितनी चीज़ों का हमारा अधिगम हुआ है, हम क्या मतलब आगे बढ़े हैं या वहीं ठहर गए हैं, ठीक है। तो वृद्धि एक एज के बाद क्या होती है, ठहर जाती है ना। जिसे बोलते हैं कि अब तेरी एज 18 की होगी, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो एक एज के बाद जो वृद्धि होती है वो ठहर जाती है, जबकि जो विकास है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप किसी भी एज में पढ़ना स्टार्ट कर दो, कभी भी बिजनेस शुरू कर दो, वो चलेगा, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन आता है विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास अभिभावक से, समाज से, वंशानुक्रम से। तो देखिए इसमें से उपरोक्त सभी तो है ही नहीं, है ना, उपरोक्त सभी है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। तो और वातावरण में ये सभी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करते हैं बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो बीजावस्था, बीज, डिम्ब, तो बीजावस्था किससे संबंधित है, डिम्बावस्था से। अच्छा, इसमें भी आपको मैं समझा देती हूँ कि जो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है ना, 3 प्रकार की अवस्थाओं को हमने डिवाइड करके रखा है। कौन कौन सी 3 को करा है हमने, देखिए ये 3 अवस्था होती है। पहली होती है डिम्बावस्था, जिसको बीजावस्था भी बोलते हैं। फिर होती है पिंडावस्था, है ना, और एक होती है गर्भावस्था, है ना, जिसमें से आपने गर्भावस्था तो भयंकर सुन के रखा है ना। तो पर ये उसके पहले की अवस्थाएं भी होती है। जो डिम्बावस्था होती है बेटा, वो डिम्बावस्था होती है 0 से 2 सप्ताह के मध्य, 2 हफ्ते हुए, ठीक है, डिम्बावस्था। पिंडावस्था होती है हमारी 3 से 8 सप्ताह के मध्य, और गर्भावस्था होती है 9 सप्ताह से पूरे 9 महीने तक, जब मतलब जन्म नहीं हो जाता तब तक होती है हमारी कौन सी, गर्भावस्था,
ठीक है, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ये कैंसिल हो गया, छोड़ो उसको। हाँ, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? एक मिनट है ना, कॉल आया था, बात कर लो पहले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है ये 17वां, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? कुपोषण पर नियंत्रण, ठीक है। तो ये जो है मेनली किसका है? बाल शक्ति योजना का है। किसका है? बाल शक्ति योजना, ठीक है। अब हम कुछ योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? 15 अगस्त 2005 को, 15 अगस्त 2005 को ये जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई है? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005, ठीक है। बाल शक्ति योजना की बात करें तो बाल शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई है? 1 नवंबर 1991। कब हुई है? 1 नवंबर 1991, ठीक है। इसके अलावा कुछ और योजनाएं मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबला की हम बात करते हैं, सबला जो होती है उसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को लेते हैं, ठीक है। और सबला का ही जो नाम है वो राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना है, ठीक है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला का ही नाम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 11 वर्ष की बालिका से शुरू करते तो ये कब लॉन्च हुई है? 2011 में हुई है। कब हुई है? 2011 में ही हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं मिशन शक्ति योजना। कौन सी? मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, ये बाल शक्ति से रिलेटेड है ना, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो मिशन शक्ति योजना जो है वो जुलाई 2022 में आई है। कब आई है? जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में, ठीक है। मिशन शक्ति, मिशन में हमारे 2 मिशन है ना, मतलब इसके अंतर्गत 2 चीज़ें चलती हैं मिशन शक्ति में, एक संबल योजना चलती है और एक सामर्थ्य योजना चलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखना। एक मिनट है ना, मेरा माइक निकल गया था, वेट, पता नहीं अभी आपको आवाज़ आ भी रही थी कि नहीं ठीक से, शायद आवाज़ थोड़ी बेहतर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइको ड्रामा यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। तो मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है? बाल अपराध, असामान्य बालक, समस्यात्मक बालक या मंदबुद्धि। तो बाल अपराध के लिए हम लोग मनो अभियान का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या है? विकास की विशेषताएं, वृद्धि विकास में अंतर, विकास के नियम, भैया उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलेस्ट्रम इज रिलेटेड टू। कोलेस्ट्रम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कोलेस्ट्रम है वो माता के दूध से रिलेट करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो होता है वो हल्का सा येलोइश कलर का जो होता है वो दुग्ध होता है, जिसमें ढेरों एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। और 2 से 3 दिन के बाद ये कलर और डल होते आता है, मतलब और कम होने लगता है, फिर पूरा दूध जो होता है वो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर कोलेस्ट्रम नहीं होता है, ठीक। तो ये कोलेस्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय हुम स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास अब भी पढ़ा हमने, जीन पियाजे। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। अच्छा, फ्राइड ने क्या दिया है? फ्राइड ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। और फ्राइड ने क्या बताया था? 5 विकास के चरण बताए थे, है ना, मुख से, गुदा से, है ना, ये वाली चीज़ें। फिर कोहलबर्ग ने सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है जो कि कैंसिल है, छोड़ दो। पल्स पोलियो अभियान की बात कर रहे हैं लोग। किसकी बात कर रहे हैं? पल्स पोलियो। अच्छा, मैं इसकी एक वीडियो अभी अपलोड करूंगी थोड़ी देर से ही, इस वीडियो के बाद ही अपलोड हो जाएगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो ऑफिशियली नोटिस है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, हो सकता है उससे थोड़ा सा डेटा आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत तक कब की गई थी? तो पल्स पोलियो की शुरुआत जो है देखा जाए तो कब की हुई है? क्या हुआ? हाँ, कहाँ थे हम? पल्स पोलियो। तो पल्स पोलियो की शुरुआत जो हुई है 1995 में हुई है। कब हुई है बेटा? 1995 में। अब इसमें अपन को ये डेटा नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए। अच्छा, और अगर से बोले कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसके पहले कब हुई है ना, अभियान कब चलाया था, है ना, अभियान कब चलाया था? अभियान की बात करें तो वो बेटा सबसे पहले चलाया था 2 अक्टूबर 1994 में। कब चलाया था? 2 अक्टूबर 1994 में। और राष्ट्र में, मतलब पूरे राष्ट्र में जब हमने चलाया था अभियान, वो 1995 में चला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमंग दिस विच आर लेग स्किल। लेग स्किल पैरों से चलने वाली, है ना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, तो सभी जो है वो पैरों की स्किल है।
ठीक है। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक, प्रेरणा दो, पुरस्कार दो, प्रशंसा करो, तो सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसिल्ड है जननी सुरक्षा योजना। क्यों कैंसिल्ड है भैया? क्योंकि जननी सुरक्षा योजना कब आई है? 2005 में आई है। कब आई है? 2005 में। ठीक है, वो भी कौन सी? 2005, 15 अगस्त 2005 की है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध बालकों को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट तरीका कौन सा? अंध बालक मतलब जिसको नहीं दिखता है, तो उसको हम किससे करेंगे? अब देखो, उसमें उपरोक्त तो सभी तो है नहीं, है ना, तो ब्रेल लिपि इसका सही आंसर है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया है। ठीक है। समस्यात्मक बालक है कौन है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, तो सभी जो है वो समस्यात्मक बालक के ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्वशालाय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो या आप इसको रट लो, ये पूर्वशालाय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बहन है। ठीक है, पूर्वशाला शिक्षा का मैकमिलन बहन। ठीक है। उसके बाद है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नवजात शिशु सुना होगा आपने, है ना, तो नवजात का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा नया। क्या होता है? नया। अब मैं आपको बताऊं, नवजात जो होता है वो कितना कितना बच्चा होता है। ठीक है, नवजात अगर बोलते हैं कि ये बच्चा नवजात है, तो वो बच्चे जो होता है वो सबके अलग अलग रहते हैं। ठीक है, किसी का 2 सप्ताह तक का जो होता है उसको नवजात बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो नवजात होता है वो बच्चे में हड्डियाँ कितनी होती? 270। कितनी होती? 270 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि कैंसिल्ड है, एज ऑफ नियोनेट। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया है, तो इसको भी हम लोग ऑफिशियली देख लेंगे। इसमें 10 दिन इसका आंसर दिया था इन्होंने। ठीक है, जो कि अब कैंसिल है, जहाँ तक है 2 सप्ताह तक का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्पेशल एजुकेटर एंड स्कूल्स आर फॉर। विशेष शिक्षावत तथा स्कूल खालिस्तान बालकों के लिए, तो ये विशिष्ट बालकों के लिए ही है। ठीक है। अगर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ऑप्शन आते हैं ना तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। अगर विशिष्ट बालक आता है ये वर्ड, ठीक है, या फिर वर्ड आता है समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी विद्यालय, तो आंसर वही आएगा, है ना। पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू, तो पर्सनालिटी किससे रिलेटेड है? तो पर्सनालिटी जो होती है वो पर्सोना से रिलेटेड है। किससे? पर्सोना से। पर्सोना का अर्थ ही होता है पर्सनालिटी। ठीक है। नेक्स्ट कैंसिल्ड है, छोड़ दो इसको, चेतना केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है? तो गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण 6 सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। कैसे याद करोगे? प्लेसेंटा ये गोल गोल घुमा हुआ ये प्लेसेंटा, तो 6 सप्ताह में हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 34, हस्तशिल्प की कला कैसी शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि को? तो भैया जो हस्तशिल्प की कला है वो पिछड़ा बालक को दी जा सकती है। ठीक है। क्राफ्ट एजुकेशन किसको दी जा सकती है? पिछड़े बालक को, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी नहीं आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट का आता है, स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना खालिस्तान का कौशल है। हाथ से कर रहे ना काम, तो हस्त कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या सीखता है? ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था में तो बच्चा क्या तर्क करना थोड़ा वो सीख जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसमें थोड़ी सूझ का सिद्धांत आ जाता है। ठीक है। और जब बच्चा बहुत छोटा रहता था वो अनुकरण करता है। ठीक है। उसका जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो संबंध प्रत्यावरण करने लगता है। ठीक, सूझ आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास में हम लोग मतलब क्या क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो बाल विकास सिद्धांत को पढ़ लिया, सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हैं और उसको प्रभावित करने वाला कारक, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है मंद बालक, मंद बालक खालिस्तान सीखता है, तो मंद बालक तेजी से सीखेगा क्या, तार्किक सीखेगा क्या, सभी नहीं आएगा, तो विलंब से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ इन्फेंसी? ठीक है, नवजात शिशु की कितनी होती है? तो अब इसमें देखो एक ही क्वेश्चन को 2 बार कर लिया है, तो नवजात शिशु की इसमें उन्होंने आंसर दिया है जन्म से 2 सप्ताह तक का, जो कि मैं आपको बता रही थी, इसलिए वो कैंसिल हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? विकास की विशेषताएं क्या है? तो विकास दिशात्मक होता है, बिल्कुल सही, प्रगतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्वाक्रा। ठीक है, ड्वाक्रा, ड्वाक्रा जो होती है 1982 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। इसमें क्या है, विशिष्ट बालकों और महिलाओं की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है ना, तो इसका आ जाएगा सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है,
अप्रॉक्सीमेटली बोन्स ऑफ नियोनेट, वाह ये क्वेश्चन ही आ गया। तो अब भी मैंने आपको बताइए कि बोन्स कितनी होती है, 270 होती है। किसकी? नियोनेट मतलब नया, मतलब नवजात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थूल गतिविधियां और सूक्ष्म गतिविधियां, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियाशील कौशल किससे संबंधित है ना? तो किससे संबंधित है? क्रियात्मक विकास से, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट होता है ना, मोटर डेवलपमेंट दो ही चीज़ों में पड़ता है, स्थूल गतिविधियाँ और एक सूक्ष्म गतिविधियाँ, इसमें इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सृजन करना है, क्रिएटिविटी करना है, तो आपको क्या करना रहेगा? संवेदन, चिंतन, कल्पना, तो सभी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया है और एक वीडियो हमारी आधे घंटे की मान लो 40 मिनट की बन रही है। ठीक है, तो इसमें आपका रिवीजन वगैरह सब कुछ हो ही रहा है, मैं फिर से तो बहुत ही नहीं सुनाऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इस फॉर्मेट में बनाना तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं और भी इस टाइप के आपको सेक्शंस जो है, सबसे पहले हम 4th सेक्शन को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी की मैं आपको वीडियोस बार बार बना के